नमस्कार। एक्सप्रेस इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे तस्वीरें जम्मू से, जहां बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। चर्चा होगी पीएम मोदी और उनके ऐतिहासिक विदेश दौरे की। साथ ही बताएंगे कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद पर दिल्ली के शाही इमाम ने क्या कहा। खबरें अन्य राज्यों से भी होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस इंडिया की एक्सप्रेस अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा से थोड़ी देर पहले भारत लौट आए हैं। पीएम ने इस दौरान पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड की यात्रा की और कई द्विपक्षीय करार के साथ ही वहां बसे भारतीयों को संबोधित भी किया। इससे पहले अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में पीएम मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि 150 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन यहां आए भारतीय आज भी अपनी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। हेग में मोदी ने कहा कि उनकी हर हिंदुस्तानी से प्रार्थना है कि पासपोर्ट के रंग के आधार पर रिश्ते न जोड़े, रंग कोई भी हो, पूर्वज एक ही है। यहां पीएम मोदी ने लोगों से नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की। नीदरलैंड में पीएम मोदी ने कई कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने व्यापार, तकनीक और निवेश पर चर्चा की और भारत में निवेश का न्योता दिया। हेग में पीएम मार्क रूटे से भी हुई। दोनों ने बयान दिया जिसमें रूटे ने भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति करार दिया, तो वहीं पीएम मोदी ने भव्य स्वागत और नीदरलैंड से भारत के मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। 7वें वेतन आयोग में एचआरए बढ़ाने और सीपीसी के लिए सिफारिशों पर मोदी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है, जिसका फायदा देश भर में 47 लाख कर्मचारियों को होगा। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है और संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर विपक्ष की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। नामांकन से एक दिन पहले मीरा कुमार ने कहा कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता, प्रेस की आजादी और गरीबों के कल्याण के लिए राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही हैं। भारत में निवेश का न्योता दिया। हेग में पीएम मार्क रूटे से भी हुई। दोनों ने बयान दिया जिसमें रूटे ने भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति करार दिया, तो वहीं पीएम मोदी ने भव्य स्वागत और नीदरलैंड से भारत के मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। 7वें वेतन आयोग में एचआरए बढ़ाने और सीपीसी के लिए सिफारिशों पर मोदी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है, जिसका फायदा देश भर में 47 लाख कर्मचारियों को होगा। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है और संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर विपक्ष की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। नामांकन से एक दिन पहले मीरा कुमार ने कहा कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता, प्रेस की आजादी और गरीबों के कल्याण के लिए राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही हैं। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और सीएम महबूबा मुफ्ती के अलावा सांसदों और विधायकों से मिलकर समर्थन मांगेंगे। कोविंद के साथ वेंकैया नायडू, राम माधव और जितेंद्र सिंह भी होंगे। जीएसटी की लॉन्चिंग को लेकर संसद में होने वाले प्रोग्राम के बहिष्कार पर विपक्ष आज फैसला करेगा। इसके लिए कांग्रेस की ओर से 17 विपक्षी पार्टियों की बैठक में प्रस्ताव रखा जा सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जीएसटी का खुद पूरा श्रेय ले रही है। जीएसटी के लिए संसद में 30 जून को आधी रात को होने वाले लॉन्चिंग प्रोग्राम के लिए आज रिहर्सल होगी। रात 10 बजे होने वाले इस रिहर्सल को केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, मुख्तार अब्बास नकवी, एसएस अहलूवालिया सुपरवाइज करेंगे। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, जहां सदस्य अपनी समस्याओं को सदन में रख सकेंगे। इस सत्र में दिल्ली के युवाओं को नौकरी में छूट समेत कई सिफारिशों पर चर्चा होगी। साथ ही डिप्टी सीएम सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के घर छापेमारी का मुद्दा भी उठेगा। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। जम्मू बेस कैंप से आज सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने पहले जत्थे को रवाना किया। अमरनाथ जाने वाले पहले जत्थे में 2280 श्रद्धालु शामिल हैं। बम बम भोले के नारे लगाते हुए बाबा बर्फानी के भक्त जबरदस्त उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। यूपी में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन विश्वास के नाम से रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इस बुकलेट में संतोष जाहिर किया और कहा कि जनता से किए गए वादों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। यूपी में योगी सरकार के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा। मायावती ने कहा कि योगी सरकार पूरी तरह से फेल रही। एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति से मुलाकात की। 40 मिनट तक की मुलाकात चली, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने गायत्री को निर्दोष बताया और कहा कि गायत्री के साथ आतंकियों की तरह सलूक और झूठा अभियान चलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के खालापार में गौकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़
ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस हिरासत में से 3 युवकों को छुड़ा कर ले गई। घटना का वीडियो अब वायरल हो गया है। नोएडा का पहला एलिवेटेड रोड आज शाम से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। 7 किलोमीटर लंबा ये रोड सेक्टर 61 को सेक्टर 67 से जोड़ेगा और दिल्ली के सफर को आसान और सिग्नल का उद्घाटन यूपी के उद्योग मंत्री सतीश महाना करेंगे। बिहार में महागठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में वे ज्यादा सहज थे। इसके साथ ही त्यागी ने गुलाम नबी आजाद पर नीतीश कुमार के चरित्र हरण का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू एंड फैमिली पर छठी बार बड़ा खुलासा किया। सुशील मोदी ने कहा कि लालू एंड फैमिली ने फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों के बारे न्यारे किए। पलामू में एक पिता ने अपनी ही शादीशुदा बेटी के साथ रेप कर उसे जिंदा जला दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोपी पिता ने 1 साल के नवासी को भी आग में फेंक दिया, लेकिन वो बच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी की धुनाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार आज मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटेगी। भोपाल के परेड ग्राउंड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लैपटॉप वितरित करेंगे। मौके पर सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान की बीकानेर पुलिस ने गैंगस्टर आनंद पाल का शव लेने के लिए परिजनों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर आज दिन भर में आनंद पाल का शव नहीं लिया गया तो पुलिस आनंद पाल का अंतिम संस्कार करा देगी। माउंट आबू के देलवाड़ा में नशे में धुत एक कार चालक ने कई लोगों को रौंद दिया। कार चालक सामने से आ रहे बाइक सवार दंपति को भी टक्कर मारते हुए करीब 50 फीट तक घसीटते हुए ले गया। चीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। भाई खला जेल में हिंसा फैलाने के आरोपों के खिलाफ इंद्राणी ने कोर्ट से अपील की थी। इंद्राणी के खिलाफ एक कैदी की मौत पर साथी कैदियों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जीजेएमएम की हड़ताल जारी है। हड़ताल के 19वें दिन मंगलवार को लोगों ने ट्यूबलाइट रैली निकाली और अपने शरीर पर ट्यूबलाइट तोड़कर प्रदर्शन किया। मुस्लिम लोगों पर हो रही हिंसा के विरोध में मुस्लिम समाज आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। ये प्रदर्शन प्रमुख रूप से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में होगा। ईद के दिन भी मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर नमाज अता की थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी ने कश्मीर राग अलापा है। खामेनी ने ट्वीट कर कहा है कि मुस्लिम देशों को बहरीन, कश्मीर, यमन जैसे देशों में रहने वाले लोगों का खुलकर समर्थन करना चाहिए और तानाशाहों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर पाक बेफर गया है। पाक विदेश मंत्रालय ने इसे गलत करार देते हुए कहा कि सलाउद्दीन कश्मीर के लोगों की आवाज उठाता रहेगा। वहां पिछले 70 सालों से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर चीन बौखला गया है। चीन की सरकारी मीडिया ने कहा कि अमेरिका से मिलकर चीन के खिलाफ खड़ा होना भारत में नहीं, चीन ने विनाशकारी परिणाम की धमकी भी दी है। चीन ने भारतीय सेना पर सीमा लांघने का आरोप लगाया है और तुरंत पीछे हटने की मांग की है। चीन ने कहा कि बॉर्डर विवाद के चलते ही उसने कैलाश मानसरोवर जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं के लिए नाथुला दर्रे का रास्ता बंद किया है। टीम इंडिया के पूर्व डायरेक्टर रवि शास्त्री ने ऐलान कर दिया है कि वे भारतीय टीम के कोच पद के लिए आवेदन करेंगे। कुंबले के कोच पद से इस्तीफा देने के बाद शास्त्री ने आवेदन करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने इस बात की पुष्टि की। इस समिति में 5 से 6 सदस्य होंगे। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट रिलीज के 4 दिन बाद भी 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है। फिल्म को ईद के दिन सिर्फ 19.09 करोड़ की कमाई हुई। ट्रेंड पंडितों की माने तो ये फिल्म कुल 150 करोड़ ही कमा। आमिर खान की फिल्म दंगल ने कमाई के मामले में बाहुबली 2 को पछाड़ दिया है। दंगल ने 2000 करोड़ की कमाई का मैजिकल आंकड़ा छूकर ईद मनाई। भीषण आग की तस्वीरें अमेरिका की हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां दक्षिण में उटाह माउंटेन जल रहा है। उटाह माउंटेन के पास ही स्की शहर है जहां के लोग इस आग की वजह से सदमे में आ गए हैं। इस जंगल में लगी आग की वजह से अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। बताया जा रहा है कि अब तक इस आग की वजह से 184 वर्ग किलोमीटर में फैला जंगल खाक में तब्दील हो गया है और इस जंगल के अंदर ही 20 से ज्यादा घर भी आग की चपेट में आ गए हैं।
WannaCry रैंसमवेयर जैसे वायरस के जरिए पूरी दुनिया में फिर साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक का सबसे ज्यादा असर यूक्रेन में हुआ है, जहां कई सरकारी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव की मेट्रो में पेमेंट कार्ड काम नहीं कर रहे हैं। कई पेट्रोल पंप का कामकाज रोकना पड़ा है। रूस की तेल उत्पादक कंपनी रोजनेफ्ट समेत कई बड़ी कंपनियों ने भी कहा है कि उनके यहां भी साइबर अटैक का असर हुआ है। हालांकि इस साइबर अटैक से अभी तक भारत बेअसर रहा है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे हरचंदपुर गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती नजर आ रही है। काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई और आखिर में पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी बदमाश राहुल काठा को पकड़ लिया। राहुल काठा हत्या, लूट समेत कई वारदातों में शामिल था और उसके खिलाफ मुकदमे भी चल रहे थे और वो वांटेड भी था। और अब बात देश की 3 बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार अपना नामांकन आज दाखिल करेंगी। इस मौके पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी। दूसरी खबर विपक्ष के जीएसटी लॉन्चिंग प्रोग्राम के वहीं तीसरी खबर 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की खुशखबरी की होगी, जिसमें 7वें वेतन आयोग के तहत एचआरए बढ़ाने और सीपीसी के लिए सिफारिशों पर मोदी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। तो वहीं आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। जम्मू बेस कैंप से आज सुबह अमरनाथ यात्रा के लिए डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने पहले जत्थे को रवाना किया। पहले जत्थे में 2280 श्रद्धालु शामिल हैं, जो बम बम बोले के नारे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले जत्थे में 2280 श्रद्धालु शामिल हैं। आपको बता दें कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु बम बम बोले के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए उत्साह और भक्ति आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। कितने ये भक्त जो हैं कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं अपनी इस यात्रा को लेकर। अमरनाथ के द्वार खुल चुके हैं और आज पहले जत्थे को रवाना भी किया गया है। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पहला जत्था रवाना होता हुआ डिप्टी सीएम ने यहां पहले जत्थे को रवाना किया। तो बस में भी नारे लगाए जा रहे हैं, बम बम बोलो के जयकारों से गुंजमान पूरी बस हो उठी है, क्योंकि ये वही भक्त हैं जो पहले जत्थे में शामिल हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आतुर। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा देश, हमारी आर्मी, हमारी सरकार है, तो हमें पूरा भरोसा है इनकी हमारी सुरक्षा व्यवस्था करेंगी, हमारी यात्रा को सफल बनाएंगी। इसलिए हमें बहुत खुशी होती है। कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी सेना और हमारे सरकार पे हमको पूरा यकीन है और कोई असर नहीं पड़ेगा। यार बहुत खबर मिली कि मत जाओ, रहने दो, फिर भी हमने तो जाना है, भोले के पास जाना है। जब भोले के ऊपर सारी बात छोड़ रखी है, वही जाना है। यात्रा के बारे में हर साल सुनते हैं कि इतना डर है, मत जाओ, सब घर वाले मना करते हैं मत जाओ, फैमिली के और लोग। लेकिन जैसे ही जून आने लगता है ऐसे लगता है जाना है जाना है। एंड डे भी ऐसे हो रहा था, मत जाओ, टीवी में दिखा रहे थे, पर नहीं, हमें जाना है। हमें अब एक्साइटेड, तीर्थ यात्रा के लिए एक्साइटेड तो होना ही बनता है, क्योंकि भोलेनाथ के दर्शन होंगे और इतनी दूर जा रहे हैं, दर्शन सफल हो, इससे बड़ी बात तो। आज बर्फानी बाबा भंबोले का जो यात्रा है उसका शुभारंभ अभी हुआ है। हम सभी ने इसका फ्लैग ऑफ किया है। यात्रा मंगलमयी हो, सभी को जो है इसकी शांति प्रदान करने वाली हो, सभी की तरक्की हो, इस प्रकार की कामना हम करते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं। जो श्राइन बोर्ड है उसने बड़े अच्छे प्रबंध किए हैं। लोगों के यहाँ आने का, रहने का, हर प्रकार के उनके खाने का और सुरक्षा का प्रबंध बड़े पुख्ता है। तो वहीं पूरी
पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान मंगलवार की देर रात भगवान जगन्नाथ को गुड़ीडीचा मंदिर में स्थापित कर दिया गया। उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को भी गुड़ीडीचा मंदिर में स्थापित किया गया। ये तीनों अब यहाँ 7 दिनों तक आराम करेंगे और फिर उन्हें मुख्य मंदिर बहुड़ा यात्रा के जरिए ले जाया जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा से भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरे में पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड की ऐतिहासिक यात्रा की और तीनों देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर तीनों देशों से भारत ने कई द्विपक्षीय करार भी किए। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने तीनों देशों में बसे भारतीयों को संबोधित भी किया। तो वहीं नीदरलैंड के हेग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार देश के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने देश के विकास में जनभागीदारी का महत्व समझाने के साथ ही महिलाओं के योगदान, पासपोर्ट के रंग बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदलते। जड़ों से जुड़े रहना और जुड़े रहने के कारण ताकत क्या होती है, ये मेरे सूरीनाम के भाइयों बहनों से सीख सकते हैं। वुमेन के लिए मैटरनिटी लीव 12 वीक है। भारत एक ऐसा देश है जिसने इसी पार्लियामेंट में कानून बनाया और अब वर्किंग वुमेन को 26 वीक का मैटरनिटी लीव दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि यहां पर रहने वाले पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, पासपोर्ट के रंग बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदलते। भारत स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, अंतरिक्ष में, पूरे विश्व में उसने अपना बड़ा नाम कमाया है। अभी पिछले सप्ताह एक साथ 30 नैनो सैटेलाइट छोड़ने का काम सफलतापूर्वक हमारे यहां हुआ। तो वहीं वॉशिंगटन में मोदी ट्रंप एक दूसरे से क्या मिले, क्या चीन, क्या पाकिस्तान और क्या ईरान, सभी को एक साथ जैसे मिर्ची लग गई। ये दोस्ती की नई इबारत है, ये भरोसे की नई तस्वीर है। जब दुनिया के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतांत्रिक देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बार बार एक दूसरे से गले मिले, दोनों ने बार बार हाथ मिलाया और दुनिया को जताने की कोशिश की कि वे आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। गर्मजोशी से मिलने मिलाने का सिलसिला तो अमेरिका में चल रहा था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कई देशों में हो रहा था। सबसे पहले बात ड्रैगन यानी चीन की करते हैं। मिलन पर ड्रैगन को डंक ऐसा लगा कि उसने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा। चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका और भारत चिंतित है। हाल के दिनों में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए वॉशिंगटन ने भारत के साथ अपने संबंध में सुधार किया है। चीन के खिलाफ मोर्चा बनाना भारत के लिए हित में नहीं है, इसका विनाशकारी परिणाम हो सकता है। अमेरिका का मोहरा भारत बन रहा है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने तो अमेरिका की नीयत तक पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या ट्रंप भारत को सुरक्षा परिषद की सीट दिलवाएंगे? क्या ट्रंप पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों को लेकर दबाव बनाएंगे? चीन तो चीन, उसका पिछलग्गू पाकिस्तान भी मोदी ट्रंप मिलन से परेशान हो गया। हिजबुल सरगना सैयद सलाहुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया और सैकड़ों लोगों के मौत के जिम्मेदार आतंकी सलाहुद्दीन के बचाव में खुलकर उतर आया। पाक के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस नोट में लिखा गया कि किसी निजी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए आवाज उठाने पर आतंकवादी घोषित करना बिल्कुल गलत है। पिछले 70 वर्षों से कश्मीर के लोगों पर मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान की बात तो समझ में आती है, लेकिन इस मिलन से ईरान भी असहज हो गया। ईरान भी भारत के खिलाफ आग उगलने लगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी ने भारत को अत्याचारी बताते हुए ट्वीट किया कि मुस्लिम देशों को बहरीन,
कश्मीर ये और वहाँ रहने वाले लोगों का खुलकर समर्थन करना चाहिए और उन शोषकों और तानाशाहों को अलग थलग कर देना चाहिए जिन्होंने रमजान के दौरान लोगों पर हमला किया। साफ है, भारत और अमेरिकी की नजदीकियों से जहां चीन बौखला गया है, वहीं पाकिस्तान को अपना घर लूटने का डर सता रहा है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने भारत के साथ अपने रिश्ते पर यू टर्न लिया है, वो सोच से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो वहीं कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित दहशतगर्दी चरम पर है। कश्मीर मुद्दे पर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने ETV नेटवर्क से खास बातचीत में कहा कि घाटी में जो हो रहा है वो जिहाद नहीं, फसाद है। आज जिन हथियारों को उठाकर आप रमजान के मुकद्दस महीने में लोगों को मार रहे हैं, आप जिहादी नहीं हैं, आप फसादी हैं। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद शाह अहमद बुखारी ने ETV नेटवर्क से खास बातचीत में पाकिस्तान और हुर्रियत नेताओं पर जमकर निशाना साधा। सहारनपुर में अभी जो दो फिरकों के दरमियान टकराव हुआ, उसके एक लीडर को पकड़कर जेल में डाला गया। लेकिन आज वो लोग जो कश्मीर में मुल्क के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, आम कश्मीरियों के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, उनको थोड़े दिन के लिए नज़र बंद कर दिया जाता है। मैं कहता हूं उनके लिए क्या कोई कानून नहीं है? उनके लिए भी तो कानून है। आप क्यों नहीं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देते? बुखारी ने कहा कि देश का मुसलमान आम कश्मीरी के साथ है, उनके साथ कभी नहीं हो सकते जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझसे हुर्रियत के कई लीडर्स ने माजी में मुझसे कहा कि साहब कश्मीर का साथ हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान नहीं देते। मैंने कहा क्यों देंगे? हम आम कश्मीरी के साथ हो सकते हैं जो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन जो हथियार उठाए हुए हों, जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हों, जो पत्थरबाजी कर रहे हों, हम उनका साथ नहीं दे सकते। बुखारी ने भारतीय फौज की तारीफ करते हुए कहा कि इसी फौज ने बाढ़ की तबाही के समय कश्मीरियों की जान बचाई। और कल तक तो ये फौज जिसको आप उनके घरों में घुसकर मार रहे हैं या आप कैंप्स में हमले कर रहे हैं और उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, कल तक तो यही फौज आपके लिए सबसे अच्छी थी। जब सैलाब आया था, उस सैलाब के मौके पर फौज ही थी जिसने तमाम कश्मीरियों की मदद की। और मैंने खुद टीवी पर देखा कि आम कश्मीरी फौजियों की तारीफ कर रहा था कि इन्होंने हमें बचाया, बचाने वाला हो। खास बातचीत में बुखारी ने बताया कि रमजान महीने में कश्मीर में दहशतगर्दी रोकने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पत्र लिखा था कि आतंक के जरिए कश्मीर का हल नहीं हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। 30 जून की रात GST को लेकर संसद में सरकार के मेगा शो का विपक्ष बॉयकॉट करने के मूड में है। ऐसे में सबसे बड़ा धर्म संकट पूर्व PM मनमोहन सिंह के सामने खड़ा हो गया है, जो है तो विपक्ष में लेकिन स्पेशल इनवाइटी भी है। केंद्र सरकार GST को लेकर विपक्षी दलों को साधने में कामयाब रही, लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 30 जून को संसद में प्रधानमंत्री के मेगा शो का विपक्ष बायकॉट करने के मूड में है। हालांकि इसका फैसला आज हो जाएगा, क्योंकि मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल करेंगी और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले ज्यादातर दलों से कांग्रेस को उम्मीद है कि GST लॉन्च के विरोध में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर विपक्ष GST को लेकर संसद के लॉन्चिंग सत्र का बायकॉट करता है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। क्या सोनिया के फैसले के खिलाफ जाएंगे मनमोहन सिंह? क्या मोदी के न्योते को ठुकराएंगे मनमोहन? पार्टी धर्म निभाएंगे या पूर्व पद की गरिमा बचाएंगे? और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।